फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एंड उसके सिलेक्शन के बारे में। तो हम इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे इसकी ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरे में पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच। देखो, हमें पता है कि इन्वेस्टर क्या करता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है ताकि एक अच्छा रिटर्न कमा पाए। तो उसके लिए वो क्या बनाता है, पोर्टफोलियो बनाता है। पोर्टफोलियो क्या मतलब, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें वो सारी चीज़ें लिखता है कि भाई लाइक एज कि मेरे को किस सिक्योरिटी में कितने पैसे लगाने। पोर्टफोलियो मतलब एक स्ट्रक्चर होगा एक टाइप से कि जिसमें वो ये देखता है कि किस सिक्योरिटी में कितने पैसे लगाने हैं। एक कम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है। तो कहता है कि जब पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया जाता है ना, तो उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में ध्यान में रखना चाहिए। नॉर्मली कहता है कि ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जो वो ईजिली मैनेज कर पाए। ठीक है, ज़्यादातर 15 से 20 सिक्योरिटीज़ ईजिली मैनेजेबल होती है। ठीक है, फिर बात आती है जब एक से ज़्यादा आप सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपका जो नॉन सिस्टमेटिक रिस्क है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। कैसे? आपने एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, अगर वो डूब गई तो आपको लॉस हो जाएगा, आपको रिस्क बढ़ गया। लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया है तो आपका जो लॉस है वो एक सिक्योरिटी का लॉस दो आप दूसरी सिक्योरिटी के गेन से कवर कर सकते हो। तो इस तरह से जो हमारा नॉन सिस्टमेटिक रिस्क है वो कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमें यही बोल रखा है कि एक तो हमें डाइवर्सिफिकेशन को लेके चलना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा बोलता है कि हमें ना नेगेटिव कोरिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहिए। नेगेटिव मतलब भाई कोरिलेट करो ना नेगेटिवली, कि एक जो सिक्योरिटी है वो तो अपवर्ड ट्रेंड शो कर रही है और दूसरी है वो डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रही है। ठीक है, जब आप ना नेगेटिवली कोरिलेट करके चलते हो ना, तो जो आपका रिस्क है आप उसको 0 तक मिनिमाइज कर सकते हो। तो इसी तरह से इसके प्रिंसिपल है वो 2 पार्ट्स में बांटे गए हैं। एक तो प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, एक प्रिंसिपल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। और इन दोनों ऑब्जेक्टिव मतलब 2 प्रिंसिपल्स के बेस पे ही हम एक जो इन्वेस्टर है उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह को अचीव कर सकते हैं। और नॉर्मल सी बात है कि इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव होता है कि अच्छा रिटर्न कमाना। तो देखो, कहता है कि जब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है तो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव पे, एक इन्वेस्टर की कंस्ट्रेंट होते हैं उसकी प्रॉब्लम्स वगैरह या उसके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगे गए हैं वो, मतलब हिंदी में बोल देते हैं बाधाएं। अप्रोचेज़ क्या है, मतलब जब आप पोर्टफोलियो को बनाते हो कंस्ट्रक्ट करते हो तो 2 प्रकार के अप्रोचेज़ होते हैं, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, तो देखो ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि जो इन्वेस्टर की नीड्स है ना वो इसमें इवेलुएट की जाती है। किस बेसिस पे? रिटर्न्स और कैपिटल एप्रिसिएशन बेसिस पे। ठीक है, कहता है कि ये सिलेक्ट करता है अप्रोप्रिएट सिक्योरिटीज़ को उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो कहता है कि क्या क्या कंसेप्ट जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे पोर्टफोलियो बनाते हैं एक इन्वेस्टर का। पहला तो ये कि जिस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रीजनेबल रिटर्न कितना है और रिस्क भी कम हो। रिस्क इज कंसिडर्ड इन टोटल, यहाँ पे रिस्क ना टोटल मान लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको 2 पार्ट में बांटा गया, सिस्टमेटिक नॉन सिस्टमेटिक। इनको मैंने अलग से वीडियो में समझाया है। वैसे सिस्टमेटिक वो होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण रहा है, जो जिनको हम अच्छे से मतलब जिनको हम बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है, ये अफेक्ट करते हैं। और नॉन सिस्टमेटिक वो होते हैं जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के कारण के लिए होते हैं, जिनको हम कंट्रोल में मैनेज कर सकते हैं, जैसे स्ट्राइक वगैरह है। अगर वर्कर्स की डिमांड सेटिस्फाई हो जाए तो स्ट्राइक होगी ना। फिर तीसरा है सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज डन बाय मैचिंग रिस्क एंड रिटर्न। जब सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट किया जाता है तो ये मैच किया जाता है कि किसी पर मतलब पर्टिकुलर सिक्योरिटी पर कितना रिस्क है और कितना रिटर्न मिलेगा। फिर डाइवर्सिफाई करना, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यहाँ पे है ना सिर्फ है कि उनको सिक्योरिटीज़ के बेस पे डाइवर्सिफाई किया जाता है कि इक्विटी में, डेब्ट में, मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स वगैरह में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में। ट्रेडिशनल अप्रोच डील करता है 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन से। क्या क्या? एक तो ऑब्जेक्टिव पोर्टफोलियो का क्या है कि क्यों बना रहे हो, दूसरा है सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ इंक्लूड की जाएंगी। फिर इसमें दे रखा है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ये पूरा इसका प्रोसेस बता रखा है कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच में आप पोर्टफोलियो कैसे बनाते हो। सबसे पहले तो ये देखते हो कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, फिर अपना ऑब्जेक्टिव देखते हो, फिर पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करते हो ये डाइवर्सिफिकेशन के बेसिस पे कि इक्विटी एंड बॉन्ड, बॉन्ड में कितना, इक्विटी में कितना, फिर रिस्क एंड रिटर्न असेसमेंट करते हो, लास्ट में इसको डाइवर्सिफाई कर देते हो। तो देखो स्टेप्स क्या हैं पोर्टफोलियो क्रिएशन एंड करने के लिए ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर का। तो ये 4 से 6 स्टेप्स बता रखे इसने, वो कौन कौन से हम वो देखते हैं। तो देखो पहला तो वही है, एनालाइज करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करेंगे, पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करेंगे और सिक्योरिटीज़ जो भी है उनको इंक्लूड करेंगे पोर्टफोलियो में सिलेक्ट करके, फिर रिस्क रिटर्न देखेंगे कितना है उसके ऊपर, फिर फंड्स को उसमें बांट देंगे, एलोकेट कर देंगे, लास्ट में इवेलुएट करेंगे कि हमारे रिजल्ट्स अचीव हुए या नहीं, क्या क्या कमी रह गई थी वो सब। तो एनालिसिस और कंस्ट्रेंट में क्या दे रखा है, पहला दे रखा है नीड फॉर करंट इनकम।
द करंट इनकम नीड्स अराइजेज फ्रॉम द इन्वेस्टर नीड टू पे ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ द लिविंग एक्सपेंसेस। क्या कह रखा है, देखो कोई भी इंसान है, एक सोसाइटी में रह रहा है, तो उसकी नीड्स होंगी, ज़रूरतें होंगी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा जिसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ये देखता है कि मेरे पास जितने पैसे हैं उसमें से कितना तो मेरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा और कितना मैं इन्वेस्ट करूँ, मतलब जो करंट इनकम उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, कितना तो खर्चे में जाएगा, कितना मैं इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, तो वो देखता है। दूसरा, नीड फॉर स्टेबल। स्टेबल मतलब होता है एक रेगुलर बेसिस पे जो इनकम मिलती रहे उसकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। कहता है कि जो हमारा इन्फ्लेशन होता है ना, वो हमारी परचेजिंग पावर को इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज़्यादा। और इन्फ्लेशन का मीनिंग हमें पता ही है, जब कंटिन्यूस प्राइस बढ़ते जाते हैं वो इन्फ्लेशन कहलाता है। तो कहता है कि इन्फ्लेशन किस सिचुएशन में अगर होता है, जहाँ पे अनस्टेबल कंडीशंस होती है, जैसे भाई कभी लड़ाई झगड़ा आ जाए किसी दूसरे देश के साथ, फ्लड वगैरह आ जाए, बाढ़ वगैरह आ जाए, भूकंप वगैरह के कारण कोई नुकसान हो जाए। तो कहता है कि इसीलिए कहता है कि एक स्टेबल इनकम की ज़रूरत को महसूस किया जाता है जब भी हम इन्वेस्टमेंट को करने की सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि यील्ड ज़्यादा मिलता है, रिटर्न ज़्यादा मिलता है। लिक्विडिटी क्या होता है कि इमरजेंसी के टाइम पर जो आपके पास फंड अवेलेबल है, जो कैश अवेलेबल है आपके हाथ में, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो कि इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करेगा ना, तो वो ये देखेगा कि मैं ऐसी सिक्योरिटीज़ वगैरह में इन्वेस्ट करूँ जहाँ से मेरे को इमरजेंसी के टाइम पर क्या मिल सके, कैश मिल सके, लिक्विडिटी जनरेट हो सके। जैसे कि बैंक में डिपॉजिट कर सकता है, क्योंकि बैंक में एक टाइम पीरियड के बाद निकाल सकता है ज़रूरत के टाइम पर, शेयर्स वगैरह में लगा सकता है। सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट की है। तो कहता है कि जब भी कोई इन्वेस्टर पैसे लगाता है तो कुछ इन्वेस्टर्स का मोटिव ये होता है कि मेरा प्रिंसिपल सेफ रहना चाहिए। जैसे भाई कोई कंपनी है, आपने पैसे लगा दिए और वो लिक्विडेट हो गई तो आपका पैसा तो डूब गया। तो हमें इस ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्या रहे, सेफ रहे। जैसे कि बॉन्ड्स एंड डिवेंचर में लगा दो। दूसरा, डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो। और ये भी ध्यान में रखो, ऐसी किसी भी कंपनी में मत इन्वेस्ट करो जो अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड मतलब जिसके पास सरकार का कोई डाटा ही नहीं है। अब आपने इन्वेस्ट कर दिया और वो फ्रॉड करके भाग गई, तो टाइम होराइजन क्या होता है कि मतलब कितने टाइम फ्रेम के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये वेरी करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। कहता है कि जो इन्वेस्टर होता है ना, 3 स्टेजेस में बांटा गया है, अर्ली, मिडल और रिटायरमेंट। अर्ली स्टेज पे वो ज़्यादा रिस्क भी लेता है और ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। मिडल एज में क्या करता है इन्वेस्टर, वो मतलब लंबा टाइम होराइजन नहीं चाहता, हाँ लेकिन कंटिन्यूसली रिस्क भी लेता रहता है और रिटर्न भी जाता रहता है। लेकिन जब रिटायरमेंट एज आ जाती है तो वो चाहता है कि मेरा प्रिंसिपल सेव रहे, वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है और जो रिस्क होता है उसको कम देता है। टैक्सेशन मतलब कि कुछ ऐसी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है जिन पर हमें टैक्स की छूट मिल जाती है। तो कुछ जो हमारे इन्वेस्टर हैं उसके सामने ये भी चीज़ आती है कि जब वो इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है तो वो देखता है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट चूज करे जहाँ पे उसे टैक्सेशन से छूट मिल जाए। चाहे क्योंकि देखो हमें पता है कि जो हमारी जो सेविंग वगैरह होती है उन पर भी सरकार क्या ले लेती है, हमसे टैक्स ले लेती है। लेकिन अगर जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं उन पर टैक्स नहीं लगता है, तो हम ऐसी सिक्योरिटीज़ वगैरह में इन्वेस्ट करें, वहाँ पे खर्चा करें जहाँ से हमें रिटर्न भी मिले और टैक्स भी ना लगे। जैसे कि इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है। नेचर ऑफ इन्वेस्टर का नेचर क्या है कि भाई इन्वेस्टर क्या चाहता है, इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। कुछ इन्वेस्टर चाहते हैं कि मेरे को अच्छा रिटर्न मिले, कुछ कहते हैं कि मेरे रेगुलर बेसिस पे रिटायरमेंट के बाद इनकम मिले। तो वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर कैसा है। तो कुछ होते हैं अच्छा रिस्क लेने वाले, कुछ कहते हैं रिस्क से दूर रहना चाहते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन। इसका दूसरा पार्ट है कि जो इन्वेस्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये होता है कि जो हमारा मतलब फ्यूचर है उसको ध्यान में रख के हम देखते हैं कि एक इन्वेस्टर का एम क्या है। तो इसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है कि भाई वो अपने प्रिंसिपल को सेफ रखना चाहता है, रेगुलर बेस पर इनकम चाहता है या अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है, कैपिटल एप्रिसिएशन चाहता है, टैक्स बचाना चाहता है या लिक्विडिटी चाहता है। तो जो इन्वेस्टर है वो मतलब सभी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहेगा। लेकिन ये तो भाई सभी को पता है कि सारे ऑब्जेक्टिव एक साथ अचीव नहीं हो सकते। ठीक है, फिर आता है पोर्टफोलियो का सिलेक्शन। पोर्टफोलियो मतलब भाई वही कि किन सिक्योरिटीज में कितना कितना इन्वेस्ट करे। तो इन्वेस्टर असेस करता है डिफरेंट पोर्टफोलियो को और वो डिपेंड करता है उसके ऑब्जेक्टिव पर, जो इससे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो देखो पहला है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एसेट्स में। अगर कोई इन्वेस्टर ये चाहता है कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो सेफ रहे, तो उसे ना ज़्यादातर किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, डेब्ट वगैरह में। क्योंकि पता है हमें कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेट भी हो तो भी डेब्ट से तो एक फिक्स रेट पे इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। रेगुलेटरी ऑफ इनकम एंड असेस्ड मिक्स। कहता है कि अगर कोई इन्वेस्टर ये चाहता है कि रेगुलर बेसिस पर इनकम वगैरह मिलती रहे, तो वो भी उसे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, टैक्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए। किन में, डेब्ट्स में, ज़्यादा डेब्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए और रिमेनिंग इक्विटी में। ग्रोथ ऑफ इनकम एंड एसेट्स में कहता है कि कुछ इन्वेस्टर क्या चाहते हैं कि उनकी इनकम बढ़े, किससे, इन्वेस्टमेंट वगैरह से। तो उन्हें किस में इन्वेस्ट करना, उन्हें इक्विटी वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, 60 से 100% तक इक्विटी में और रिमेनिंग जैसे 40 तक उसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। कैपिटल एप्रिसिएशन एंड एसेट्स में, कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट उसकी वैल्यू बढ़ जाए। लाइक एज आपने एक मशीन खरीदी
और एक टाइम के बाद वो डबल हो गई, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई, या आज स्टॉक मार्केट से आपने मतलब शेयर्स वगैरह खरीद लिए और कल उनकी वैल्यू बढ़ जाए, तो जो वो डिफरेंस होता है वो कैपिटल एप्रिसिएशन कहलाता है। तो इसके लिए भी आपको ज़्यादातर किन में इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर्स वगैरह में। टैक्स सेविंग एंड एसेट्स में, अगर आप टैक्स को बचाना चाहते हो तो आपको सबसे ज़्यादा उन बॉन्ड्स वगैरह में लगाना चाहिए पैसा जो टैक्स फ्री हैं। और लिक्विडिटी एंड एसेट्स में, अगर कोई इन्वेस्टर हाई लिक्विडिटी मेंटेन करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म डेब्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म डेब्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक एज मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कॉमर्शियल पेपर वगैरह। फिर चौथा पॉइंट दे रखा है सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को सिलेक्ट करते टाइम 3 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, मार्केट, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस, मार्केट मतलब कहता है कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें जनरल इकोनॉमिक सिनेरियो दिखता है, मतलब भाई मूवमेंट होता रहता है, कभी प्राइस बढ़ गई, कभी घट गई, कभी बुल पीरियड आ गया, कभी पीरिस पीरियड आ गया। तो हमें मार्केट को एनालाइज करते रहना चाहिए कि वो जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है उसके रिलेशन में क्या फ़र्क पड़ रहा है स्टॉक प्राइसेस पे। इंडस्ट्री एनालिसिस, जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और जो ग्रोथ पोटेंशियल है ना इंडस्ट्री का, वो भी हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जो बहुत जल्दी ग्रो करती हैं फास्टर रेट से जीडीपी के कंपेरिजन में। कंपनी एनालिसिस, जो पर्पज़ है ना कंपनी एनालिसिस का, वो होता है कि इन्वेस्टर्स की हेल्प करना कि वो अच्छे डिसीजन ले पाए, जैसे भाई अर्निंग, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह के बेस पे। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ बॉन्ड। तो इसको 4 चीज़ों से समझा गया। एक तो यील्ड टू मैच्योरिटी की, मतलब जब मैच्योर होगी जो भी आपकी मतलब सिक्योरिटी वगैरह जो आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपको कितना यील्ड मतलब रिटर्न। तो कहता है यील्ड टू मैच्योरिटी फॉर ए फिक्स इनकम सिक्योरिटी रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ रिटर्न जो एक इन्वेस्टर कमा रहा है। रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, जो असेस करना है, रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट मतलब बॉन्ड पर, जैसे भाई ये देखना चाहिए आपने जिन बॉन्ड में इन्वेस्ट किया उसकी क्रेडिट रेटिंग कैसी। अगर कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं है तो आप कहता है कि एग्जामाइन कर सकते हो रिलीवेंट फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह को, जैसे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, अर्निंग पावर ऑफ द कंपनी एंड असेस कर सकते हो जो भी प्रोस्पेक्टस वगैरह। टैक्स सेविंग में वही कुछ ऐसी इनकम होती है जहाँ पे टैक्स की छूट मिलती है, उनमें इन्वेस्ट करो। लिक्विडिटी मतलब जो जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाए शॉर्ट नोटिस पे, लिक्विडिटी में मतलब कैश में। फिर स्टॉक को सिलेक्ट करना 3 पार्ट में बांटा गया, टेक्निकल, फंडामेंटल और रैंडम। टेक्निकल क्या होता है, ये प्राइस बिहेवियर कुछ देख के चलता है कि प्राइस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। फंडामेंटल में क्या होता है, ये फोकस करता है फैक्टर में, जैसे भाई को अर्निंग लेवल कैसा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा है। रैंडम सिलेक्शन अप्रोच में क्या होता है कि ये चेक करता है मार्केट इफिशियंट है या नहीं। असेसमेंट और रिस्क एंड रिटर्न, जो ट्रेडिशनल अप्रोच टू पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है वो बेस्ड है कुछ बेसिक अजम्पशंस पे कि क्या क्या। पहला तो एक इंडिविजुअल प्रेफर करता है लार्जर टू स्मॉलर रिटर्न सिक्योरिटीज से, कि ज़्यादा से थोड़ा रिटर्न। एक इन्वेस्टर क्या है मतलब रिस्क टू अचीव लार्जर टू स्मॉलर रिटर्न, भाई रिस्क ले रहा है तो भी ज़्यादा से कम रिटर्न सिक्योरिटी से। और उसकी एबिलिटी क्या होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न होता है, वो डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्क ले सकता है। इन्वेस्टर एनालाइज करता है वेरिंग डिग्री ऑफ रिस्क, मतलब भाई अलग अलग प्रकार का रिस्क होता है। जब भी हम रिटर्न चाहते हैं तो नॉर्मल सी बात है रिस्क और रिटर्न एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर वो फंड्स को एलोकेट कर देता है, मतलब डाइवर्सिफाई कर देता है, एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग सिक्योरिटीज में लगाना चाहिए। फिर इवेलुएट करेगा, परफॉर्मेंस करेगा, को इवेलुएट करेगा कि जो उसने फंड्स लगाए हैं वो कैसे। तो पोर्टफोलियो अप्रेजियल करेगा और पोर्टफोलियो का रिवीजन करेगा। तो पोर्टफोलियो को अप्रेजियल करते टाइम तो क्या देखेगा कि जो रिस्क और रिटर्न की परफॉर्मेंस है सिक्योरिटीज में वेरी करेगी टाइम टू टाइम। तो वेरिएबिलिटी इन रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी वो मेजर की जाती है और कंपेयर की जाती है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो और कितना अवॉइड कर सकते हो। और वो हमें बताता है कि मतलब देखो हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, फंड भी एलोकेट कर दिया, लास्ट में हमने इवैल्यूएट किया तो रिजल्ट्स आए, हमें पता चला कि कहाँ से लॉस हो रहे हैं कहाँ पे नहीं। तो हमें उन स्टेप्स को अवॉइड कर देना चाहिए जहाँ से लॉस हो रहा है अगली बार जब हम करें। पोर्टफोलियो रिवीजन में ये होता है कि ऐसी सिक्योरिटीज़ जो मतलब रिस्क जनरेट कर रही हैं ज़्यादा और रिटर्न कम दे रही हैं, हमें उनको रिप्लेस करके मतलब उनको हटा करके उनकी जगह हाई यील्डेड सिक्योरिटीज़ लगा दें, मतलब जो अच्छा रिटर्न वगैरह दे रही हैं। फिर आते हैं हमारे फीचर्स और ट्रेडिशनल अप्रोच। तो सिक्योरिटीज़ को इंडिविजुअली एवेल्युएट किया जाता है, ओनली रिस्क एंड रिटर्न कंसिडर किए, 2 ही फैक्टर लेके चलता है ये। रिस्क को मतलब टोटलिटी के बेस पे कंसिडर किया जाता है, मतलब जो भी सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क उसमें डिफरेंस नहीं किया जाता। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ डाइवर्सिफिकेशन को अडोप्ट किया जाता है और रिस्क और रिटर्न को मैच किया जाता है फंड्स को बांटने के लिए। कितना रिस्क मिलेगा अगर मैं किसी प्रॉपर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करूँगा, उसको रिटर्न लेते टाइम। मॉडर्न अप्रोच को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और ये यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।